Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good night. नींद आ रही है आपको? सोना है? ओके। सो चैप्टर नंबर 4 हमने लास्ट किया आर्टिकल्स। हालांकि हमने डिटरमिनर्स भी कर लिया, बट वो तो एक्स्ट्रा बोनस मान के चलो, है ना। जो सीक्वेंस में हमारे चैप्टर नंबर 4 के बाद चैप्टर आता है, जो इंडेक्स पेज आपको कृतिका दी गिवन है, आप चेक कर सकते हो। उसमें अगला चैप्टर है वर्ब, और वर्ब के बाद है एडवर्ब, और उस एडवर्ब के बाद है आपका मनपसंद चैप्टर टेंस। तो हम क्या करेंगे, एडवर्ब को स्किप करेंगे, वर्ब के बाद आपको टेंस पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत जोरों से आपको टेंस की तलब लगी है, टेंस पढ़ाओ टेंस पढ़ाओ टेंस पढ़ाओ। तो अब वो पढ़ाना तो है, लेकिन बिलीव मी, एडवर्ब से पहले तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन वर्ब से पहले टेंस पढ़ने का मीनिंग नहीं है ना। तो वर्ब पढ़ लो। टेंस क्या होता है? काल। काल मतलब कोई क्रिया हो रही है, किस काल में हो रही है, तो क्रिया करवाओ तो सही, क्रिया सीखो तो सही, क्या होती है, वर्ब तो सीखो। भाई टेंस सीधा सीधा मैटर है वर्ब का। टेंस सीधा सीधा मैटर क्या है, वर्ब का। भाई वर्ब जो हो रही है वो किस टेंस में हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी वर्ब। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर भी है, वह डिटेल में हम वर्ब को सीखेंगे। उसके बाद फिर अपन सीधा चलेंगे टेंस पे, ठीक है। और टेंस के बाद फिर अपन चलेंगे एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन जो मेन और जो मतलब कंपलसरी टॉपिक्स हैं आने ही आने, उनको अपन पहले लेते चलेंगे वर्ब के बाद, है ना। शुरू करें? ठीक है। क्या? क्योंकि इसकी अभी तेरे को आलू की सब्जी बनानी है, तो आलू बॉईल पहले करेगा, ये पहले सब्जी बना के बाद में करेगा। उसकी कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, होती है नहीं होती है, उसको उसकी कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है नहीं होती है, तो वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट पहले पूरी करनी पड़ेगी उस टॉपिक तक आने से पहले। समझ गया? बिल्कुल है। सब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बोलो? तो सबसे पहले सब्जेक्ट को उठाएगा, पहले वर्ब को उठाएगा, पहले सब्जेक्ट को उठाएगा। अब सब्जेक्ट का काम कौन कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन। तो अब सब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन करता है, तो सब्जेक्ट पढ़ना है, दैट मींस नाउन या प्रोनाउन पढ़ना है। और नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव तीनों पढ़ने हैं। और चौथी चीज तो मैंने आपकी इंपॉर्टेंट ही पढ़ाई है, आर्टिकल्स, वो तो आप कह नहीं सकते कि अनइम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद फिर सब्जेक्ट का काम खत्म। अब आया हूं मैं वर्ब पे, समझे। तो सीक्वेंस में चलना ही पड़ता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का काम खत्म करके हम पहुंचे हैं वर्ब पे, और वर्ब सीख के फिर वर्ब के ऊपर ही टेंस लगेगा। ठीक है, क्लियर? शुरू करें। सो व्हाट इज वर्ब? क्या समझते हैं वर्ब के बारे में? क्रिया, यस। वर्ब का मतलब क्रिया, किसी भी एक्शन का होना वर्ब है। क्या किसी भी एक्शन का होना ही वर्ब है हमेशा? देखो, हिंदी की डेफिनेशन में तो वहां पे कोई घटनाक्रम होना चाहिए, कुछ एक्शन होना चाहिए। पर इंग्लिश की डेफिनेशन में कुछ घटनाक्रम के साथ साथ कुछ और बातें भी हैं जो वर्ब में शामिल होती हैं। घटनाक्रम तो है ही सही, एक्शन तो होना ही चाहिए, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो वर्ब में शामिल है। जैसे कि मैंने कहा, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो इसमें कोई घटनाक्रम थोड़ा ना हुआ, इसमें मैंने कोई एक्शन थोड़ा ना किया। तो इसका मतलब है फिर इस सेंटेंस में वर्ब है ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या कि इस सेंटेंस में वर्ब ही नहीं है? नहीं हो सकता ना। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, तो वर्ब तो है ना हर सेंटेंस में, तो वर्ब इसमें भी है। यानी कि घटनाक्रम के अलावा भी वर्ब होती है, होती है। समझ गए? सो डेफिनेशन देखो वर्ब की, एग्जाम्पल देखो, और फिर उसके साथ ही डेफिनेशन देखो। ये तो चल रहे हैं घटनाक्रम, जिस डेफिनेशन से आपको पता होता है, जिस डेफिनेशन से आप समझते हो, और फिर नीचे जिसमें घटनाक्रम नहीं है, दोनों को कंपेयर करो। सेंटेंस नंबर 1 इज राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, तो घटनाक्रम क्या हो रहा है, खेलने का। ही इज वॉचिंग टेलीविजन, वो टेलीविजन देख रहा है, तो घटनाक्रम क्या हो रहा है, देखने का। शी इज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है, क्या घटनाक्रम हो रहा है, पकाने का। लेकिन रवि इज ए डॉक्टर, रवि एक डॉक्टर, इसमें क्या घटनाक्रम है? कोई घटनाक्रम नहीं है, बोलो है क्या कोई घटनाक्रम? यस, दिस इज द इंग्लिश ग्रामर डेफिनेशन। लेकिन हिंदी ग्रामर में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं। हिंदी ग्रामर में तो घटनाक्रम ही वर्ब दे रखी है, ठीक है। बट इंग्लिश ग्रामर में घटनाक्रम के अलावा कुछ होना भी एक वर्ब है, जिसको अपन कहते हैं बी वर्ब। क्या कहते हैं? बी वर्ब। सो इसमें प्लेस वर्ब है, इसमें वॉचिंग वर्ब है, इस अच्छा ये बगल की चीजें हेल्पिंग वर्ब वगैरह अभी सब सीखने वाले हैं। मेन वर्ब, मेन घटनाक्रम क्या हो रहा है, वॉचिंग। समझ गए? अभी अपन मेन घटनाक्रम की बात कर रहे हैं। इसमें मेन घटनाक्रम क्या होता है, कुकिंग।
और इसमें रवि इज ए डॉक्टर, तो इज इसमें वर्ब की तरह काम कर रही है, कुछ होना भी अपने आप में एक क्रिया होती है। ये इसका जिक्र अपन नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव में भी कर चुके हैं। अब देखो, अगर मैं डायरेक्ट वर्ब पढ़ाता और इधर आके मैं डायरेक्ट वर्ब में आपको ये बात कहता बेटा कुछ होना भी एक क्रिया होती है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन 3 चैप्टर में मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ इस चीज को कि कुछ होना भी एक वर्ब है, तो फटाफट पकड़ में आई नहीं बात। तो सीक्वेंस में पढ़ने का ही फायदा होता है, और सीक्वेंस में पढ़ने से ही चीज समझ में आती है बेटा। ठीक है, ओके। राम इज ए टीचर, ऑब्वियसली राम कोई घटनाक्रम नहीं कर रहा है यहाँ पे, राम का टीचर होना भी एक क्रिया है एज पर इंग्लिश डेफिनेशन। ठीक है, हाँ जी। और तीसरी इंपॉर्टेंट, यानी 3 डेफिनेशन है इंग्लिश डेफिनेशन, इंग्लिश की ग्रामर की डेफिनेशन में। एक तो कोई घटनाक्रम हो, एक कुछ होना हो, अब तीसरे में ना तो कोई घटनाक्रम है। अच्छा, घटनाक्रम का मतलब क्या होता है? घटनाक्रम का मतलब होता है कुछ चेंजेस हो, कुछ मूवमेंट हो, कुछ मूवमेंट हो। जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है तो कुछ मूवमेंट हो रहा है वहां पे। पहले राम यहाँ खड़ा है, खेलते खेलते वो वहां भी जा रहा होगा, बॉल भी मूव कर रही है, कुछ चेंज भी हो रहा होगा, है ना। कुछ चेंजेस हो और कुछ मूवमेंट हो, उसी को घटनाक्रम कहते हैं। कोई चीज स्टेबल है तो उसको घटनाक्रम थोड़ा ना कहेंगे। अभी जैसे मान लो मैं रूम लॉक करके चला जाऊं, तो अंदर सब कुछ स्टेबल है, तो मैं कहूंगा अंदर कुछ नहीं हुआ सर, कोई घटनाक्रम नहीं। समझ गए क्या? ठीक है। और अंदर कुछ हुआ, सपोज करो मैं अंदर आया और मुझे सब बिखरा बिखरा मिला, मैं कुछ ना कुछ घटना हुई है यहाँ पे। तो घटनाक्रम का मतलब चेंज होना या फिर कुछ मूवमेंट होना। तो ऊपर की डेफिनेशन तो है घटनाक्रम वाली डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन है कुछ होने वाली डेफिनेशन। अच्छा, फील। अब फील करने में ना तो कुछ बदल रहा है, मैं फील कर रहा हूँ अंदर से, तो थोड़ी ना पंखा चलते चलते बंद हो जाएगा बोलो, मैं फील करूंगा तो थोड़ी ना आप चल के अपने आप सुन लोगे और चले जाओगे बाहर। ठीक है, तो मैं फील कर रहा हूं, तो फील करने में ना तो कुछ घटनाक्रम हो रहा है, ना मेरा कुछ होना बता रहा हूं, ना बी वर्ब है। तो तीसरी डेफिनेशन है फील करना। सो एज पर इंग्लिश ग्रामर, वर्ब के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो कोई घटनाक्रम होना, दूसरा किसी का कुछ होना, तीसरा किसी का कुछ फील करना। ठीक है, क्लियर है? सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ब। ए वर्ब इज ए वर्ब, ए वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो इंडिकेट करे कि कोई somebody या समथिंग। अच्छा, अब इस चैप्टर के बाद somebody समथिंग बार बार रिपीट होगा। तो somebody मैं पहले बता चुका हूं कोई भी लिविंग, और समथिंग बता चुका हूं कोई नॉन लिविंग। और याद रखना इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग केवल जीते जागते इंसान somebody है, एंड रेस्ट ऑल आर समथिंग। ठीक है ना। सो एक ऐसा वर्ड है वो जो ये दर्शाए, क्या दर्शाए? कि कोई लिविंग या कोई नॉन लिविंग क्या तो करे। डज का मतलब घटनाक्रम, इसका मतलब बी वर्ब, और या फिर फील करे। तो तीनों डेफिनेशन कवर हो गई, बोलो। और तीनों के मैंने एग्जांपल्स भी दे दिए। अब हिंदी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जनरली वर्ब केवल ये पहला वाला पार्ट मानते हैं, ठीक है ना। बट इंग्लिश की वर्ब की डेफिनेशन में 3 पार्ट्स हैं। डज इज फील्स। डज यानी एक्शन होना, यानी घटनाक्रम। इज मतलब बी वर्ब, किसी का कुछ होना। फील्स मतलब फील करना, तो वो भी एक क्रिया मानी जाएगी। अब इन 3 के अंदर सब शामिल है। अब आप कोई सी भी क्रिया सोचो, या तो वो डज वाली में आएगी, या इज में आएगी, या फील में आएगी। इसके बाहर कुछ नहीं है, पूरा आपने कंप्लीट पैकेज बना दिया वर्ब की डेफिनेशन। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। ओके। अब जब वर्ब सीख लिया, तो अगला, जैसे नाउन सीखा था तो अगला काम क्या आया था बताओ? क्लासिफिकेशन। डेफिनेशन के बाद हर बार डेफिनेशन और एग्जाम्पल के बाद अगली चीज क्या आती है? उसका क्लासिफिकेशन। नाउन में भी हुआ था, प्रोनाउन में भी हुआ था, एडजेक्टिव में भी हुआ था। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स। तो कोई बताएगा वर्ब कितने प्रकार की होती है? क्या? बताओ तेरे हिसाब से दो कौन, दो किसने कहा? हाँ, दो कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक, वेरी गुड। आपके हिसाब से 3 कौन कौन सी है? 3 किसने कहा था? हाँ, हेल्पिंग वर्ब। हाँ, अच्छा, फिर बी वर्ब आ गई। ओके, कृतिका आपके हिसाब से? अब ये 5 हो गई। दो कौन से? अकर्मक और सकर्मक। ओके, आपके हिसाब से? दो ही है, अकर्मक और सकर्मक। तो आपका आंसर भी करेक्ट है, आपका आंसर तो मिक्स में करेक्ट है ना। देखो, नाउन का क्लासिफिकेशन कैसे सीखा था? एक बेसिस के हिसाब से अलग, दूसरे बेसिस के हिसाब से अलग, तीसरे बेसिस के नंबर के हिसाब से 2 हैं, फिर जेंडर के हिसाब से 4 हैं, मेन क्लासिफिकेशन में 5 है, मॉडर्न ग्राफ क्लासिफिकेशन में 2 ही है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। ऐसा सीखा था नाउन। तो वर्ब का क्लासिफिकेशन में अलग अलग बेसिस पर किया गया है, अलग अलग बेसिस। एक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, एक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सकर्मक अकर्मक है। समझ में आया?
क्लियर है? ठीक है, तो अब बेसिस पढ़ना है पहले अपने को, और सबसे मेन बेसिस क्या होता है ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो होता है एक वर्ब में, भाई स्ट्रक्चर वाइज वो हेल्पिंग वर्ब है या स्ट्रक्चर वाइज वो मेन वर्ब है। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या रीड करेंगे हम, बताओ? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो अब जिसने ये जवाब दिया वही बता दे कृपया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है। किसके साथ आती है, किसी के साथ मतलब किसके साथ आएगी, वो भी तो बताओ। इसके साथ आती है, नाउन के साथ आ सकती है क्या? किसी के साथ तो फिर किसी के साथ ही है, मैं तो प्रीपोजिशन के साथ लगा दूंगा, मेरी मर्जी। इसने कहा किसी के साथ नाउन और प्रोनाउन के साथ आएगी हेल्पिंग वर्ब। ओके, बोलो हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आएगी? हेल्पिंग का मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया, हिंदी में कहते हैं इसको सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब ऑब्वियसली मेन वर्ब की हेल्प करती है, तो मेन वर्ब के साथ आती है। किसके साथ आती है? मेन वर्ब के साथ आती है। हाँ बताया तो सही उसने कम से कम, आप तो बी वर्ब। ओके, हाँ। सो हेल्पिंग वर्ब इज ए वर्ब विच हेल्प्स मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या कि अगर मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है? सोचो जरा, हेल्प करने किसके लिए आई? तो अगर वहां पर मेन वर्ब ही नहीं है, सोचो, तो फिर हेल्पिंग वर्ब का कोई रोल है क्या? नो सर। ओके, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, अगर अच्छा एग्जांपल लेते हैं। पहला क्लासिफिकेशन इज हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। सेंटेंस क्या है? रवि गोज टू स्कूल डेली, मतलब एक्शन जो हो रहा है वो तो पकड़ में आ रहा है, गोस। अच्छा, ऐसे भी पकड़ सकते हो कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी आप पकड़ लोगे वर्ब कहाँ है ना। और डेफिनेशन के हिसाब से भी डज, इज, फील्स, इन तीनों में से कोई एक डेफिनेशन फुलफिल हो, जो डज वाली डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, घटनाक्रम हो रहा है। ठीक है, मूवमेंट हो रहा है। तो रवि स्कूल जाता है। सो गोज यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? गोज यहाँ पे क्या है, बोलो, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? मेन वर्ब। ठीक है, एक बार आपके आंसर्स नोट कर लेते हैं और फिर देखते हैं सही है कि नहीं है। रवि इज गोइंग टू द सिनेमा में दो वर्ब्स आ रही हैं सब्जेक्ट के बाद, एक तो इज और एक गोइंग। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब? इज तो है मेरी, अच्छा इसका आंसर तो क्या था, रवि मेन वर्ब है। इसका आंसर क्या है, इज तो है मेरी हेल्पिंग वर्ब और गोइंग क्या है मेरी, मेन वाली वर्ब। ठीक। तीसरा सेंटेंस, रवि इज ए डॉक्टर। मयंक बताओ जल्दी से, ये जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, जल्दी बोलो, बोलो चर्चित, सीधे बैठो। क्या होती है? मेन वर्ब होती है। ठीक है, लेकिन इज वहां पे तो हेल्पिंग वर्ब है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वहां पे मेन वर्ब है और यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब की परिभाषा क्या होती है कि हेल्पिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती है। तो अगर मैं इसको हेल्पिंग वर्ब मान लूं तो कहाँ है इसकी मेन वर्ब जिसकी ये हेल्प कर रही है? अगर मैं इसको हेल्पिंग वर्ब मान लूं, जो कि अक्सर बच्चे मान लेते हैं कि इस तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होती है, इस तो हमेशा क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब ही होती है। लक्षित खड़े हो, चर्चित के साथ सीट एक्सचेंज करो। थोड़ा ढीला हो रहा है, चर्चित को टाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी देख सकते हो चाहो तो, है ना। और सीधे बैठना बिल्कुल। हाँ, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती है। अगर मैं इसको हेल्पिंग वर्ब मान लूं तो देयर इज नो मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस जिसकी हेल्प करने के लिए मुझे इस दिखाई दे रही है। तो 100% इस हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो एक डेफिनेशन याद रखना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की, सिंपल सी। सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस में अगर वर्ब के नाम पे एक ही शब्द है तो वो एक शब्द जो है वो वर्ब तो है, बट वो क्या है, मेन वर्ब है रादर देन हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है क्या? तो ऊपर वाले सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब है, नो डाउट, आपने सही आंसर्स दिए हैं। एंड नीचे वाले सेंटेंस में इज मेन वर्ब है और ऊपर वाले सेंटेंस में गोस मेन वर्ब है और यहाँ पे ये मेन वर्ब है। इज दिस थिंग क्लियर? एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, ना कि वो हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, एक वर्ब के अलावा फिर जितनी भी वर्ब्स लगी हुई है वो सब उसकी हेल्पिंग वर्ब है। सबसे राइट मोस्ट साइड पे मेन वर्ब है और उसके लेफ्ट में जितनी भी वर्ड्स लगी हुई है, जैसे हैज बीन डूइंग, तो डूइंग तो मेन वर्ब है, हैज भी उसकी मेन हेल्पिंग वर्ब है और बीन भी उसकी, तीन वर्ब्स हो गई ना, हैज बीन डूइंग। तो बाकी सब उसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बाकी सब उसकी हेल्पिंग वर्ब्स है, जो राइट मोस्ट साइड पे है वो मेन वर्ब होती है।
ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्लियर। तो अगले क्लासिफिकेशन पे चलें। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, तो उसको जरूरत नहीं है किसी की हेल्प की। तो जैसे गोज वाले सेंटेंस में इसको किसी मेन हेल्प की जरूरत ही नहीं है, तो ये अपने आप में मेन वर्ब है। जरूरी नहीं है, पर ये जरूरी है कि सेंटेंस में मेन वर्ब तो आएगी। ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी, पर ये जरूरी है कि सेंटेंस में मेन वर्ब तो आएगी ही आएगी। ठीक है, देखो मेन वर्ब इसमें आ रही है, मेन वर्ब इसमें आ रही है, मेन वर्ब इसमें भी आ रही है तीनों में मेन वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो इन तीनों में से केवल एक ही सेंटेंस में आ रही है। तो हेल्पिंग वर्ब का आना ना आना इज नॉट कंपलसरी, मेन वर्ब का आना इज कंपलसरी। अभी तो बताया सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, और बाकी वर्ब से तो राइट मोस्ट साइड वाली मेन वर्ब, बाकी सब हेल्पिंग वर्ब। बताया ना अभी मैंने, सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो, और अगर एक से ज्यादा वर्ब है तो राइट मोस्ट साइड वाली मेन वर्ब, राइट मोस्ट साइड वाली मेन वर्ब, एंड लेफ्ट साइड उसके साथ जो लगी हुई है वो हेल्प। इन दोनों में से राइट में कौन है? गोइंग है ना, तो गोइंग मेन वर्ब और लेफ्ट वाली हेल्पिंग। ठीक है, क्लियर है। तो पढ़ो, वो जो रूल मैंने आपको बताया वही रिटर्न में है। यदि सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वह वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब ही होती है। यदि सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब हो, वर्ब की संख्या एक से ज्यादा हो, तो उन वर्ब्स में जो आखिरी वर्ब है यानी राइट मोस्ट साइड पे जो वर्ब है वो मेन वर्ब होती है, तथा शेष सभी वर्ब्स क्या होती हैं? जो बताया वही लिखा हुआ है। चले नेक्स्ट। तो एक क्लासिफिकेशन क्लियर, एक क्लासिफिकेशन क्लियर। अगला क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है बताओ? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब आपको लग रहा होगा ये है सकर्मक और अकर्मक, उसका उस अभी प्रतीक्षा करो, वो तीसरे चौथे पायदान पे बहुत सारे क्लासिफिकेशन है वर्ग के। अब बात करते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ग क्या होती है, सोचो। सकर्मक अकर्मक को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। फाइनाइट नॉन फाइनाइट नहीं है ये। ठीक है, अच्छा नहीं समझ में आ रही डेफिनेशन? हाँ बोलो। अच्छा, मैथ्स की डेफिनेशन पे आ गया, फाइनाइट इनफाइनाइट, अनंत और सीमित। देखो, कुछ कुछ कंपोनेंट उससे मैच कर रहा है, बाकी एग्जैक्ट इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट अनंत वर्ब्स हैं उसमें, हो ही जा रही, ऐसा नहीं है, वो डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे। तभी तो इसका अपोजिट इनफाइनाइट नहीं है, नॉन फाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं इसका अपोजिट, अगर फाइनाइट इनफाइनाइट होता तो वाकई में वो डेफिनेशन होती मैथ्स वाली। ठीक है, सो डेफिनेशन आपको पकड़नी है, देखते हैं पकड़ पाते हो नहीं पकड़ पाते हो, नहीं तो अंत में तो मैं बैठा ही हूँ। इसके हिसाब से मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, दे दू, देखो क्या पता पहले ही आ जाए। लेट्स सी। आलोक प्लेस चेस, मतलब, अच्छा सेंटेंस को अलग अलग फॉर्मेट में हम चेंज कर सकते हैं ना। अलग अलग फॉर्मेट का मतलब जैसे कि उसका टेंस बदल दो, जैसे कि उसकी उसके सब्जेक्ट का नंबर बदल दो, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लूरल कर दो। ठीक है ना। वर्ब का इफेक्ट कैसे पड़ता है देखो, वर्ब कैसे बदलती है? एक तो टेंस से बदलती है, सेंटेंस का टेंस बदल दे तो वर्ब बदलेगी। और कैसे बदलती है? वर्ब सब्जेक्ट से बदलती है तो सब्जेक्ट को बदल दो, लाइक सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लूरल कर दो। और एक चीज और, जेंडर बदल दो, जेंडर बदलने से भी वर्ब बदल सकती है। तो सब्जेक्ट को बदलने से, टेंस को बदलने से, इन चीजों को बदलने से वर्ब बदलती नहीं बदलती है? तो अगर आलोक प्लेस चेस में मैं अगर अगला सेंटेंस इसमें इसका टेंस बदल दूं तो क्या बन जाएगा? देखो, टेंस आप कोई से में बदल सकते हो, हाल फिलहाल मैंने एक टेंस बदल दिया, अभी टेंस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है अपने को, तो सिंपल सी बात है टेंस बदल दिया, किस में बदला क्या बदला वो टेंस में ही देखेंगे। आलोक इज प्लेइंग चेस अलग टेंस में है बताओ, और आलोक प्लेस चेस अलग। और थोड़ी बहुत टेंस की नॉलेज सबको रहती है, यहाँ तक आते आते तो पता होगा कि वो सिंपल प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट कंटिन्यू, और नहीं भी है तो लोड नहीं लेना, अभी आएगा जब बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लेस क्या बन गया? इज प्लेइंग बन गया। प्लेस क्या बन गया? इज प्लेइंग बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आलोक इज ए डॉक्टर, आलोक इज ए डॉक्टर। अब इसमें अगर मैं बदलना चाहूं, इस सेंटेंस में अगर मैं बदलना चाहूं तो मैं बदल सकता हूं क्या? टेंस बदलो इसका, आलोक वॉज ए डॉक्टर। अच्छा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। इसमें अगर मैं कुछ बदलना चाहूं तो क्या बदलेगा सोचो। इस सेंटेंस में मैं अगर कुछ बदलना चाहूं, मतलब इसका टेंस बदल दो या कुछ भी बदल दो, तो सेंटेंस में बदलना, जैसे मान लो कि मैंने इसको प्रेजेंट से पास्ट टेंस में चेंज कर दिया, तो कोई बता सकता है हैज बीन रेनिंग का क्या होगा? हैड बीन रेनिंग। हैज बीन रेनिंग का क्या हो जाएगा? हैड बीन रेनिंग। और इसमें बदलना चाहूं तो इसका क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा।
ठीक है, अब ध्यान से देखना, इन सारी वर्ब्स में कुछ वर्ब्स तो फाइनाइट है और कुछ वर्ब्स क्या है, नॉन फाइनाइट है। मैं बता देता हूं फाइनाइट कौन सी, नॉन फाइनाइट कौन सी, देखते हैं डेफिनेशन आप पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते हो। सो पहले सेंटेंस में प्लेस क्या है, क्या है, फाइनाइट। दूसरे सेंटेंस में दो वर्ब्स हैं, तो एक कोई सी भी हो सकता है, दोनों फाइनाइट हो सकता है दोनों नॉन फाइनाइट हो सकता है एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट हो। तो बेटा इज तो है फाइनाइट, प्लेइंग लेकिन नॉन फाइनाइट है। अच्छा, अगले सेंटेंस में इज अगेन फाइनाइट है, और फोर्थ सेंटेंस में फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। अब आप मुझे डेफिनेशन चेक करके बताओ। हेल्पिंग वर्ब हमेशा फाइनाइट होती है, ठीक है। इधर देखो स्क्रीन पे, इज क्या हेल्पिंग वर्ब है? अभी अभी आप हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की डेफिनेशन पकड़ के आए हो, पढ़ के आए हो, बताने की जरूरत है फिर से? तो ये मेन वर्ब फाइनाइट हो गई लो। अच्छा, दूसरी चीज, एक और आपकी बात को एक बार और काटेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कौन कौन सी है, ये तो है और ये दोनों, तो बेटा हेल्पिंग वर्ब नॉन फाइनाइट भी हो गई, चेक करो। और यहाँ पे मेन वर्ब फाइनाइट भी हो गई, चेक करो। हेल्पिंग वर्ब नॉन फाइनाइट भी हो गई और मेन वर्ब फाइनाइट भी हो गई। तो एग्जैक्ट जो आपने कहा उसके दोनों बातों, दोनों सेंटेंस में इसका उल्टा हो रहा है। आपने कहा हेल्पिंग वर्ब भी फाइनाइट होती है, और अगर ऐसा होता, सपोज करो, सोचो जरा, अगर ऐसा होता कि हेल्पिंग वर्ब ही फाइनाइट होती, कृतिका थोड़ा आगे आओ, तो फिर दो दो क्लासिफिकेशन क्यों दिए होते हैं? क्या फालतू बैठेंगे वो लोग जो रूल्स बनाते हैं? जब हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट है और मेन वर्ब नॉन फाइनाइट है, तो फिर ऐसे दो दो क्लासिफिकेशन रखने की जरूरत ही क्या है? कुछ तो चेंजेस है, बोलो, पकड़ो, कृतिका बताओ। नहीं आ रहा, पकड़ो। थोड़ी बहुत टेंस की नॉलेज है तो आपने क्या कहा कि इसका टेंस बदलते ये में चेंज हो गया, हो गया। इस सेंटेंस का टेंस बदलो। लाइक अभी ये प्रेजेंट में है, तो इसको मैं अगर कुछ बदलना चाहूं, लाइक मैंने अगर पास्ट में बदल दिया इसको, तो आलोक इस प्लेइंग का पास्ट क्या बनता है, बताना जरा। आपको तो बिल्कुल टेंस का सत्यानाश हो रहा है मतलब। आलोक वॉज प्लेइंग, एग्जैक्टली पास्ट करने के लिए कह रहा हूं, तो इसका हेडविन कहां से हो गया? एग्जैक्टली पास्ट क्या होता है बेटा? इसका वॉज, ठीक है। वे तीन तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अंदर नहीं जा रहा हूं मैं प्रेजेंट कितने, पास्ट कितने, फ्यूचर कितने। अभी ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट का पास्ट इज प्लेइंग का वॉज प्लेइंग होगा नहीं होगा? तो सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, प्लेस का एग्जैक्टली पास्ट क्या होगा बताओ जरा। प्लेस का एग्जैक्टली पास्ट प्लेड होगा, वेरी गुड, प्लेड होगा, है ना। चलो, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो टेंस अगले चैप्टर में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी के लिए समझो कि प्लेस का पास्ट फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है। इज प्लेइंग का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वॉज प्लेइंग होता है। इधर इसका पास्ट बोलो। अच्छा, हैज बीन रेनिंग का पास्ट फॉर्म बोलो। हैड बीन रेनिंग। अब ध्यान से सुनना, अभी मैंने केवल पास्ट बदला है, आप फ्यूचर भी बदल सकते हो। जैसे कि प्लेस का फ्यूचर हो जाएगा विल प्ले, इज प्लेइंग का फ्यूचर हो जाएगा विल बी प्लेइंग, इसका फ्यूचर हो जाएगा विल बी, और हैज बीन प्लेइंग का फ्यूचर क्या हो जाएगा, विल हैव बीन रेनिंग। विल हैव, फ्यूचर में हमेशा विल चल आता है ना, विल हैव बीन रेनिंग। तो उतना कॉम्प्लिकेशन में मैं अगेन जा नहीं रहा हूं, टेंस के चैप्टर में देखेंगे। कुल मिला के मैं टेंस बदल के देख रहा हूं, और टेंस बदल के जब मैंने देखा, तो चेक करो कौन सी वर्ब बदली और कौन सी नहीं बदली। प्लेस प्लेड हो गई, तो जो बदली वो फाइनाइट। इज प्लेइंग में इज तो बदली, प्लेइंग नहीं बदली, तो जो बदली वो फाइनाइट, जो नो नहीं बदली वो इनफाइनाइट नहीं, नॉन फाइनाइट। इस बदल गया, फाइनाइट। हैज बीन रेनिंग में हैड बदला है, बीन आज भी बीन है, रेनिंग आज भी रेनिंग है, चेक करो। तो जो बदला वो फाइनाइट, जो दो नहीं बदले वो नॉन फाइनाइट। समझ गए? समझ गए क्या? क्या समझे? जब अपन किसी सेंटेंस का टेंस बदले, अभी टेंस बदल रहा हूं, अभी बाकी चीजें भी बदल के बताऊंगा, अभी तो टेंस की बात कर रहा हूं केवल, है ना। टेंस बदले, तो टेंस के बदलने से जो वर्ब्स रखी हुई हैं सेंटेंस में, उसमें से कौन कौन सी वर्ब्स बदल रही हैं? जो बदल रही हैं वो होती हैं फाइनाइट, और जो टेंस के बदलने पर भी नहीं बदल रही हैं वो क्या होती हैं? कितनी बार सही करूं?
नॉन फाइनाइट। क्या होती है वो? नॉन फाइनाइट। समझ आया? अच्छा, टेंस के अलावा बाकी चीजें क्या बदल सकते हो सर आप? मतलब आप सेंटेंस में चेंजेस कर रहे हो तो रूल पढ़ो एक बार फिर बाकी चीजें। टेंस, नंबर, पर्सन। टेंस तो बदल के बता दिया मैंने, अब नंबर बदल के बताता हूं। नंबर मतलब क्या होता है? इंग्लिश में नंबर का मतलब होता है वचन, एक वचन बहुवचन। सो आलोक एक वचन है, इसका मैं प्लूरल कर देता हूं, जैसे मैंने आलोक एंड रुद्र लिख दिया, लिख दिया। तो अगर आपको वर्ब की नॉलेज है तो प्लेस का प्ले हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में एस नहीं लगता वर्ब के आगे। बोलो। इधर अगर मैं आलोक एंड रुद्र कर दूं तो इसका आर हो जाएगा, बताओ। आलोक एंड रुद्र आर प्लेइंग चेस। इधर अगर मैं आलोक एंड रुद्र कर दूं तो भी इसका आर हो जाएगा। और इधर इट की जगह दैट लेट से मैं दे कर दूं, इट का प्लूरल दे होता है, तो हैज का हैव हो जाएगा। बाकी बीन बीन रहेगा, रेनिंग रेनिंग ही रहेगा, समझे? तो नंबर बदलने से भी क्या क्या बदल रहा है? प्लेस तो बदल रहा है, इस बदल रहा है, प्लेइंग नहीं बदल रहा है। आर प्लेइंग का आर प्लेइंग ही रहेगा। बोलो। इस बदल रहा है, हैज बदल रहा है, बीन नहीं बदल रहा, रेनिंग नहीं बदल रहा। तो टेंस बदलने से भी वही काम हुआ जो नंबर बदलने से हुआ। अच्छा, पर्सन बदलने का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को बदल देना। ठीक है। सो लेट से आलोक है, आलोक थर्ड पर्सन है, किसी का भी नाम रखा हुआ होता है तो वो थर्ड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन से लेट से मैं फर्स्ट या सेकंड में चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई या वी। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। तो लेट से मैं इसको आई में चेंज कर दूं, तो आई के हिसाब से आप मानते हो प्लेस का प्ले हो जाएगा। आई प्ले चेस होगा, नहीं होगा? पर्सन बदलने से भी बदल गया। अच्छा, आलोक थर्ड पर्सन, अगेन मैं आई कर दूं उसको, फर्स्ट पर्सन में चेंज कर दूं तो इज प्लेइंग एम प्लेइंग हो जाएगा, आई एम प्लेइंग। यस और नो? होगा, नहीं होगा? इधर भी मैं आलोक की जगह आई कर दूं, मैं सब में पर्सन बदल के बता रहा हूं, तो आई एम ए डॉक्टर हो जाएगा, हो जाएगा। एंड इट का थर्ड पर्सन का मैं अगर कोई और पर्सन कर दूं, लाइक मैं इसमें यू कर दूं, सेकंड पर्सन कर दूं, तो यू के हिसाब से हैज नहीं आता, क्या आता है? हैव। बाकी ये तो सेम रहेगा, हालांकि यू हैव बीन रेनिंग कोई सेंटेंस नहीं बनेगा कि आप बारिश हो रहे हो, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, लेकिन समझना यहाँ पर है कि पर्सन के बदलने से क्या क्या चीजें बदल रही है। सो टेंस बदलने से जो बदल जाए, पर्सन बदलने से जो बदल जाए, या वचन नंबर बदलने से जो बदल जाए, बदलने वाली चीज फाइनाइट वर्ब है। और इन तीनों के बदलने से भी ना बदले वो, ठीक है। अब जो वर्ब इनके बदलने से बदल रही है, एग्जैक्टली वो वर्ब इनकी जानकारी भी दे रही है, क्योंकि जो बदलने से बदल रही है वो जानकारी भी तो देगी। जैसे कि इधर देखो स्क्रीन पे, कौन कौन सी बदली? इस बदली, प्लेइंग नहीं बदली, इस बदली, प्लेइंग नहीं बदली। तो प्लेइंग तो कोई जानकारी नहीं देनी है आपको, क्योंकि बदल ही नहीं रही है। लेकिन इस आपको तीन चीजों की जानकारी दे रही है, टेंस की, नंबर की और पर्सन की। टेंस यहाँ पे प्रेजेंट है, पता चल रहा है। नंबर यहाँ पे इसके हिसाब से सिंगुलर है, ये भी पता चल रहा है। और पर्सन, अब इसके हिसाब से कौन कौन सा पर्सन आ सकता है वो भी आपको पता चल रहा है। लाइक इसके हिसाब से फर्स्ट पर्सन तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। सेकंड पर्सन भी आ ही नहीं सकता। इस किस में आएगा? फर्स्ट पर्सन में तो एम होगा ना, फर्स्ट पर्सन में तो एम होगा ना। आई के साथ एम लगता है ना, आई के साथ इज लगता है क्या? बताओ। यू के साथ आर लगता है, इज नहीं लगता, तो ये 100% थर्ड पर्सन है। तो देखो, इज आपको तीन जानकारी दे रहा है कि आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ना आलोक, या आपके सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है ना वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ना आलोक वो सिंगुलर है, और आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ना वो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है। तो जो बदले वो जानकारी भी देगा, और जो ना बदले वो जानकारी भी नहीं दे सकता। तो डेफिनेशन देखो, जो वर्ब टेंस नंबर पर्सन की जानकारी दे या इनके बदलने से प्रभावित हो जाए वो क्या होती है? मैं थोड़ा ना कह रहा हूं हटा दो, मैं तो ना कह रहा हूं हटा दो, मैंने कहा क्या? हटा दो। हटाने का तो काम ही नहीं कहा मैंने। मैंने कहा इज प्लेइंग। अब आप प्लेइंग वर्ड से बता सकते हो कि कौन सा टेंस है? प्लेइंग तो नहीं पता, जानकारी। अच्छा, नहीं पता। थोड़ा बहुत ये तो पता होगा, इज प्लेइंग, वॉज प्लेइंग और हैव बीन प्लेइंग होता है। तो प्रेजेंट में भी प्लेइंग आ सकता है, पास्ट में भी प्लेइंग आ सकता है, और फ्यूचर में भी प्लेइंग आ सकता है। तो प्लेइंग ने टेंस की जानकारी नहीं दी आपको? दी क्या? प्लेइंग आपको उसकी जानकारी भी नहीं दे रहा है कि सिंगुलर है या प्लूरल। आलोक होता तो भी आलोक इज प्लेइंग, और आलोक एंड रुद्र होता तो आलोक एंड रुद्र आर प्लेइंग हो जाता, प्लेइंग तो प्लेइंग ही रहता। तो उसने जानकारी दी क्या पिछला वाला सिंगुलर है सब्जेक्ट या प्लूरल है? नहीं दी ना। तो जो जानकारी दे रहा है या नहीं दे रहा है वो चेक करना है आपको, हटाना नहीं है। मैं हटाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सेंटेंस में से वर्ब कैसे हटाओगे? ठीक है, क्लियर है? और जो जानकारी नहीं दे रहा है वो है नॉन फाइनाइट।
ठीक है क्या? अभी क्लियर है क्या फाइनाइट नॉन फाइनाइट? देखो इसका रोल पूरे चैप्टर में रहेगा, बीच में अब जैसे कुछ टॉपिक्स में मैं कहूंगा देखो ये फाइनाइट वर्ब है, इसके साथ टेंस वाले चैप्टर में भी रहेगा, क्योंकि कुछ सेंटेंस होते हैं उनमें फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, वो पर्टिकुलर टेंस में ही आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके। और इनका उसका उल्टा कर दो बेटा, जो वर्ब टेंस नंबर पर्सन की जानकारी ना दे या इनके बदलने से बदले ही ना, वो क्या होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। चलूं क्या मैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे? तो दो तरह के क्लासिफिकेशन सीखे अभी। पहला क्लासिफिकेशन, पहले तो मुझे बताओ अभी तक का सारा रिवाइज करो। वर्ब क्या होती है? क्या? ये तो फिर उसी पोजीशन पे हो जिस पोजीशन में एंटर हुए थे रूम में। अभी आधे पौन घंटे से बैठे हो तो कुछ अपने आप में मूवमेंट चेंजेस तो लाओ। हाँ, डज इज वास, डज इज फील्स, डज इज फील्स, तीन डेफिनेशन है वर्ब की इंग्लिश डेफिनेशन में। कुछ करना, कुछ होना, कुछ महसूस करना। कुछ घटनाक्रम होना जिसमें मूवमेंट होता है, जिसमें चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होता है। कुछ होना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, और कुछ फील होने में भी चेंज, मैं फील करूंगा तो कुछ चेंजेस नहीं होंगे, इन फील भी उसकी डेफिनेशन क्राइटेरिया में शामिल। ठीक है, अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। पहला क्लासिफिकेशन बेसिस, पहला बेसिस क्या था? हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ये अलग क्लासिफिकेशन है, ये बेसिस है अलग, है ना? तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होती है बताओ? जो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए वहां पे आए। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो, और अगर एक से ज्यादा वर्ब है तो राइट मोस्ट साइड वाली मेन वर्ब, बाकी सब उसकी। अब सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है? क्या होता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट? फाइनाइट क्या होता है? जो टेंस नंबर पर्सन के बदलने से बदल जाए या इनकी जानकारी दे वो फाइनाइट। जो टेंस नंबर पर्सन के बदलने से भी ना बदले या इनकी जानकारी ना दे वो नॉन फाइनाइट। चलो मैं थर्ड नंबर क्लासिफिकेशन पे रेडी। ओके, अब सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव। ठीक है, अच्छा अब सुनो, नॉन फाइनाइट के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेनी है अपने को। ठीक है, क्या रूल है? किसी भी वर्ब की, कोई भी वर्ब हो जाए, कोई भी वर्ब हो जाए, अब वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की क्या क्या फॉर्म्स होती है बताओ? फोर्थ कहाँ गई? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। अगर इनको विस्तार में बताएं तो फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फोर्थ फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म होती है टू इन्फिनेटिव फॉर्म। हर वर्ब की ये पांच फॉर्म्स होंगी। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं, लाइक कोई भी एक वर्ब बोलो, रुद्र टेक एनी वर्ब, प्ले। सो प्ले तो होगी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, थर्ड फॉर्म भी इसकी सेम, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म कई फॉर्म वर्ब्स की सेम होती है, कईयों की अलग अलग भी होती है। फोर्थ फॉर्म हो जाएगी प्लेइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी टू प्ले, टू इन्फिनेटिव फॉर्म। तो हर वर्ब के ऐसे पांच फॉर्म्स होंगे। हम जनरली तीन याद रखते हैं लेकिन दो और होती है। ठीक है, अब इसमें से कुछ फॉर्म्स हमेशा फाइनाइट है और कुछ फॉर्म्स क्या कह रहा है? हमेशा नॉन फाइनाइट है। तो पता लगाओ, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, टू प्ले, इसमें कौन कौन सी फॉर्म्स फाइनाइट है और कौन कौन सी फॉर्म्स नॉन फाइनाइट। अब केवल प्ले के हिसाब से मत सोचना, कुछ माइंड में और भी वर्ब्स लाना। ठीक है, प्ले वाली है नहीं, प्ले की पांच फॉर्म्स है, तो इन पांच फॉर्म्स में से कुछ फॉर्म्स फाइनाइट है और कुछ फॉर्म्स नॉन फाइनाइट है। प्ले, प्लेइंग और प्ले, प्लेट, मतलब ऐसे बताओ, चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तुम। फर्स्ट क्या फाइनाइट नॉन फाइनाइट? एक काम करते हैं, प्ले को हटाते हैं क्योंकि सेकंड थर्ड फॉर्म सेम दिखाई दे रही है तो कंफ्यूजन बढ़ रहा है। एक ऐसी वर्ब बता सकते हो क्या जिसमें सेकंड थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है? तो फिर उसमें थर्ड फॉर्म सेम जो है, रन, रेन, रन। कुछ और बताओ। सिंक, सैंक, संक, हाँ ठीक है ये सही है। सिंक, या गो भी ले सकते हो, गो, वेंट, गॉन। चलो गो ले लेते हैं, इजी। गो, वेंट, गॉन, गोइंग और टू गो। अब डिसाइड करो इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से कौन सी तो फाइनाइट, कौन सी नॉन फाइनाइट, आराम से तसल्ली से। फर्स्ट फॉर्म फाइनाइट या नॉन फाइनाइट? फाइनाइट। वेंट, अच्छा मतलब वेंट जब भी आएगी वेंट ही रहेगी, टेंस बदल दो तो भी वेंट ही रहेगी। फाइनाइट नॉन फाइनाइट की डेफिनेशन रिकॉल करो ना बेटा। जो वर्ब टेंस नंबर पर्सन के बदलने से बदल जाए वो है फाइनाइट, और जो ना बदले वो नॉन फाइनाइट। तो आप सोचो एक सेंटेंस में वेंट आ रहा है तो क्या हमेशा वेंट ही रहेगा क्या? टेंस बदल दो तो भी वेंट ही रहेगा क्या? शुरुआत की तीनों क्या है? फाइनाइट।
अच्छा, शुरुआत की तीनों नहीं है बेटा, शुरुआत की दोनों ही है। गोन तो नहीं बदलेगा ना। टेंस अगर आप बदल दोगे, जैसे हैज गोन का हैड गोन हो जाएगा। टेंस बदलने का मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बदलना ही है, उसके अंदर जाके बदलना नहीं है। ऐसा नहीं कि सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट कंटिन्यूस कर दिया। ये टेंस बदलना नहीं कह रहा हूं मैं। टेंस बदलना ओनली द जो तीन मेन टेंस होते हैं, काल बदलना है, बस समय बदलना है। प्रेजेंट से समय से पास्ट समय, पास्ट समय से फ्यूचर समय। अब चेक करो, तो गॉन आप देख लेना, किसी भी सेंटेंस में लिखा होगा तो लाइक हैज गॉन लिखा हुआ है, तो उसका पास्ट टेंस हैड गॉन होगा, गॉन नहीं बदलेगा। हैज का हैड होगा बस। या फिर फ्यूचर करोगे ना, तो क्या होगा, विल हैव गॉन। क्या होगा, विल हैव गॉन। तो गॉन तो आज भी गॉन ही है। तो ये जो आखिरी की तीन फॉर्म्स दिखाई दे रही है ना, ये हमेशा क्या होती है, ये नहीं बदलती है, ये नॉन फाइनाइट होती है। किसी भी वर्ब की, किसी भी वर्ब की ये तीनों फॉर्म्स हमेशा क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट। डोंट वरी, मैं एग्जांपल भी दूंगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल अभी बताई मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि कौन सी फॉर्म हो गई है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन पांच में से कौन सी आई थी अभी, फोर्थ फॉर्म है ना, उसके हिसाब से याद करें। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म आई थी है ना, और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, टू इंफिनिटी। अभी जो हमने सीक्वेंस पढ़ा उसमें थर्ड फॉर्म है ये फोर्थ फॉर्म, और ये फिफ्थ फॉर्म हमारे सीक्वेंस के हिसाब से। ठीक है, बाकी इनकी डेफिनेशन में इन्होंने पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल बता दिया, फिर पास्ट पार्टिसिपल बता दिया, टू इन्फिनिटी बता दिया। तो ये तीन फॉर्म्स जो होती हैं हमेशा क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट होती हैं, नहीं बदलती हैं कभी भी। सेंटेंस देखो जल्दी से, वी आर प्लेइंग हॉकी, लेट से इसमें कुछ टेंस वेंस बदल दो। मैंने, अच्छा टेंस नहीं बदला, पर्सन बदल दिया। मैंने क्या, नहीं नंबर बदल दिया, नहीं पर्सन बदल दिया। फर्स्ट पर्सन से मैं थर्ड पर्सन पे आ गया, चेक करो। फर्स्ट पर्सन से मैं किस में आ गया, थर्ड पर्सन पे। नंबर भी बदला है, लेकिन नंबर अगर मैं बदलता, सुनो ध्यान से, अगर केवल नंबर बदलता तो वी का आई होता। पर्सन बिना बदले अगर मैं केवल नंबर बदलता, तो फर्स्ट पर्सन में दो नंबर होते हैं, आई और वी। तो केवल नंबर बदलता तो वी का आई होता ना। यहाँ तो पर्सन ही बदल गया, वी से मैं सीधे थर्ड पर्सन पे आ गया ना। तो इसको पर्सन बदलना कहेंगे, इसको नंबर बदलना नहीं कहेंगे। सो मैंने जैसे ही पर्सन बदला, सो चेक करो, प्लेइंग आज भी प्लेइंग है, प्लेइंग आज भी प्लेइंग है। सो आप मानते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, नॉन फाइनाइट है। प्लेइंग नॉन फाइनाइट है ना। चलो इसका टेंस बदल दो, चलो। ही इज प्लेइंग हॉकी को अगर मैं कर दूं ही वॉज प्लेइंग हॉकी, प्रेजेंट टेंस से मैं पास्ट टेंस में ले आऊं, चेक करो, आज भी प्लेइंग तो प्लेइंग ही है। प्लेइंग तो आज भी प्लेइंग है। तो मानते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला स्ट्रक्चर नॉन फाइनाइट है, ये नहीं बदलता टेंस नंबर पर्सन के बदलने से। डन। अब पास्ट, ये तो हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल ले लो, जैसे कि एग्जांपल है ही हैज गॉन टू मुंबई। तो अगर मैं पर्सन बदल दूं इसका, अब नंबर बदल दिया इसने, अलग अलग एग्जांपल्स ले रहा है। ही का नंबर बदल दिया, ही सिंगुलर है, और दे उसका क्या हो जाएगा, प्लूरल। सो नंबर बदलने से क्या बदला, हैज तो हैव में बदल गया, पर गॉन आज भी गॉन ही है। अच्छा इसका टेंस बदल दो, अगर हैव की जगह हैड लगा दूं, पास्ट टेंस में चला जाऊं मैं, तो भी देखो गॉन तो आज भी गॉन ही है। ठीक है, एक आखिरी एग्जांपल टू इन्फिनेटिव का लो। आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो होम। लेट्स इसमें क्या बदलूं, आई का मैं, आई फर्स्ट पर्सन है, तो मैंने सपोज करो पर्सन बदल दिया, थर्ड पर्सन में आ गया मैं, तो वांट का वांट्स हो गया, पर टू गो होम तो आज भी टू गो होम ही है। और इसका लेट्स से मैं टेंस बदल दूं, वांट्स का वांटेड कर दूं, तो ही वांट्स का वांटेड हो गया, मतलब पास्ट टेंस में आ गया मैं, लेकिन टू गो आज भी टू गो ही है। तो चेक कर लो ध्यान से, प्लेइंग हर हाल में प्लेइंग है, कुछ भी बदला मैंने। गॉन हर हाल में गॉन ही है, कुछ भी बदला मैंने। और टू गो हर हाल में टू गो ही है, कुछ भी बदला मैंने। प्लेइंग है मेरी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, गॉन है मेरी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और टू गो है मेरी टू इन्फिनिटिव फॉर्म। यानी वही बात हो गई, हर वर्ग की पांच फॉर्म्स होती हैं, तो थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ये तीनों फॉर्म्स हमेशा क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट। टेंस नंबर पर्सन के बदलने से ये नहीं बदलती हैं। क्लियर है क्या, फाइनाइट नॉन फाइनाइट अब पूरी तरीके से क्लियर है बोलो, या और भी कुछ पूछना या कहना बाकी है। ठीक है, अभी भी, अभी भी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं आया, कल आएगा। तो अब एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ वर्ब है जिसको अपन कहते हैं इंटेंसिव वर्ब, और ये वर्ब बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके रूल्स टेंस में बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, अगेन आप इसकी डेफिनेशन कैचअप करने की कोशिश करना। ठीक है, तो कुछ वर्ब्स हैं जो हमको इसमें याद रखनी पड़ेगी, भाई ये वर्ब्स तो इंटेंसिव वर्ब ही होती हैं। ठीक है, ये वर्ब तो क्या होती हैं, हमेशा इंटेंसिव वर्ब ही होती है। इंटेंसिव वर्ब के बाद में पहला रूल पढ़ो, क्या आना जरूरी है,
तो क्या नहीं आ रहा है? ऑब्जेक्ट। भाई किसी भी वर्ब में स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कौन रिप्लेस कर सकता है? कॉम्प्लीमेंट। और फिर और कौन रिप्लेस कर सकता है? एडवर्ब। तो इंटेंसिव वर्ब, ये जो वर्ब है, ये अगर इंटेंसिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? तो क्या क्या आ सकता है? और कॉम्प्लीमेंट का काम कौन कौन करता है? कॉम्प्लीमेंट का काम कौन कौन करता है? नाउन और प्रोनाउन नहीं करता है, नाउन और एडजेक्टिव। आप किसी को कोई उपाधि दोगे तो या तो नाउन की फॉर्म में दोगे, जैसे ही इज ए डॉक्टर, डॉक्टर उपाधि हो गई, नाउन हो गया। या फिर उपाधि आप एडजेक्टिव फॉर्म में दोगे, जैसे ही इज नाइस, तो नाइस भी एडजेक्टिव हो गया, ही की उपाधि। ठीक है, क्लियर है? सो कॉम्प्लीमेंट का काम कौन कौन कर सकता है? अगेन बोलो, नाउन या फिर एडजेक्टिव। तो एक रूल बन गया कि इंटेंसिव वर्ब के बाद अब तीन चीजें आ सकती हैं। कितनी चीजें आ सकती हैं? या तो नाउन, या एडजेक्टिव, या एडवर्ब। ठीक है? और अगर ऐसे अच्छे से याद रखो तो कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब आ सकता है। बोलो, क्लियर है? दूसरी चीज ये बता दिया मैंने, कॉम्प्लीमेंट का काम नाउन और एडजेक्टिव कर सकता है। तीसरी चीज, अब ये वर्ब्स आप याद रखो, ये तो सबसे पहली और सबसे सदाबहार वर्ब है जो इंटेंसिव वर्ब होगी, क्योंकि बी वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। नहीं आता ना? हम तो ये तो काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे आई एम ए डॉक्टर, तो डॉक्टर ऑब्जेक्ट थोड़ी ना, इसमें उपाधि है, कॉम्प्लीमेंट है। बी वर्ब के बाद क्या आता है बताओ? कॉम्प्लीमेंट ही आता है। बी वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। सो पहली और सबसे सदाबहार वर्ब जो इंटेंसिव वर्ब की कैटेगरी में आएगी वो है बी वर्ब। क्या है वो? ऐसा नहीं है केवल बी वर्ब है, और भी वर्ब्स हैं, बट सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब, इंटेंसिव वर्ब को एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है बी वर्ब। ठीक है? क्योंकि बी वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, या तो क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट आएगा, या फिर क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। दोनों सेंटेंस दे दूं मैं कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब के? देखो रफली देखो, कॉम्प्लीमेंट का सेंटेंस देखो, जैसे कि मैंने कहा आई एम ए टीचर, तो यहाँ पे एम जो है बी वर्ब की फॉर्म है। अच्छा, ये फॉर्म्स होती है बी वर्ब की, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब। ठीक है? सो एम जो है यहाँ पे बी वर्ब है, तो चेक करो टीचर जो है आई की उपाधि है या नहीं है। अच्छा, दूसरा एडवर्ब फॉर्म में देख लो, आई एम इन द क्लास, तो इन द क्लास यहाँ पे जगह की जानकारी है, जगह की जानकारी एडवर्ब होती है। बोलो, तो बी वर्ब के बाद या तो कॉम्प्लीमेंट आया, या फिर कोई टाइम प्लेस मैनर की जानकारी जिसको अपन एडवर्ब कहते हैं वो है। ठीक है, डन। राम इज, तो मेन वर्ब इज है या प्लेइंग है? तो बी वर्ब कहाँ है इसमें? इसमें बी वर्ब नहीं है। अगर मैं लिखता हूं राम इज प्लेइंग, तो सेंटेंस की मेन वर्ब बी वर्ब नहीं है बेटा, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस की मेन वर्ब प्ले वर्ब है। प्ले वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आ सकता है ना, मैं तो बी वर्ब की बात कर रहा हूँ। प्ले वर्ब इंटेंसिव वर्ब नहीं है, इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आ सकता है। बी वर्ब इंटेंसिव वर्ब है, इसके बाद ये यानी कि ये मेन वर्ब की फॉर्म में आएगा जब जब, तब इसके बाद क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब ही आएगा। ठीक है? बोलो मयंक, जा रहा है सब बाउंसर ऊपर से? आ रहा है समझ में? चलो सेंटेंस देखो, अभी अभी जो सेंटेंस बताया, राम इज ए डॉक्टर, तो इसमें डॉक्टर जो है राम की उपाधि है, सो कॉम्प्लीमेंट। और एडवर्ब वाला फॉर्म देख लो, कॉम्प्लीमेंट नाउन की फॉर्म में, और कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव की फॉर्म में भी हो सकता है। नीचे सेकंड वाला पॉइंट पढ़ो, कॉम्प्लीमेंट का काम नाउन या एडजेक्टिव दोनों कर सकते हैं ना। सो राम इज इंटेलिजेंट, तो इसमें इंटेलिजेंट इसका कॉम्प्लीमेंट है, और अब की बार कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? कॉम्प्लीमेंट का काम दो चीज कर सकती है, तो नाउन या एडजेक्टिव। और एडवर्ब देख लो, राम इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया उसकी जगह की जानकारी है, तो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया क्या माना जाएगा? राम के लिए एडवर्ब माना जाएगा। सो चीज क्लियर है क्या? भाई बी वर्ब के बाद तीन चीजें आ सकती हैं। बी वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आ सकता है नाउन की फॉर्म में, बी वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आ सकता है एडजेक्टिव की फॉर्म में, बी वर्ब के बाद कोई टाइम प्लेस मैनर यानी एडवर्ब आ सकता है, टाइम प्लेस मैनर की जानकारी देने वाला एडवर्ब आ सकता है। सो बी वर्ब सबसे पहली इंटेंसिव वर्ब है, सबसे मेन इंटेंसिव वर्ब है। इज दिस थिंग क्लियर? ठीक है? क्या सर यही इंटेंसिव वर्ब्स है ना? मैंने कहा ना और भी हैं, और उनकी हमको लिस्ट याद रखनी है। कितनी है? लगभग 30। और सारी सरल सरल है, ऐसा नहीं कि कुछ बिल्कुल डिफरेंट आपको दिखाई दे। लिस्ट एक बार पढ़ लो, गो थ्रू कर लो। देखो कोई भी वर्ब्स ऐसी नहीं दिखाई देगी आपको जो बिल्कुल डिफरेंट लगे, फिर भी अगर किसी का मीनिंग नहीं समझ आया तो पूछ लो, और फिर इसमें से एक आध के एग्जाम्पल लेंगे। बाकी आपको लिस्ट को दो तीन बार रिवाइज करना है कि ये सारी इंटेंसिव वर्ब्स होती है। और फिर कल सीखेंगे हम मयंक का क्लासिफिकेशन, जो मयंक को पसंद है, सकर्मक और अकर्मक। ये फोर्थ क्लासिफिकेशन होगा।
आज इंटेंसिव पे खत्म करेंगे। एक आध एग्जाम्पल इन 30 में से ले लेते हैं। बताओ किसी का मीनिंग समझ में नहीं आया? सबका आ गया? पढ़ो एक बार, गो थ्रू कर लो कि क्या बच जाना, रिमेन यानी बच जाना। जैसे ही रिमेन्ड साइलेंट, वो चुपचाप खड़ा रहा, तो साइलेंट यहाँ पे उसका एडजेक्टिव है। इन सब के बाद क्या आएगा? ये सारी इंटेंसिव वर्ब्स हैं, तो इंटेंसिव वर्ब्स के बाद क्या आता है? या तो कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब। तो ये जितनी भी वर्ब्स हैं आप कभी भी कैसे भी यूज करके देख लो, कोई भी सेंटेंस बना लो इससे, आप ऑब्जेक्ट लगा ही नहीं पाओगे। आप इन वर्ब्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो एक्शन करे उसका फल जिस पर पड़े वो होता है ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कोई वर्ड नहीं लगा पाओगे कि सब्जेक्ट एक्शन कर रहा हो उसका फल उस पर पड़ रहा हो। ठीक है, अभी सेंटेंस उठा लेते हैं एक आध। सीम मतलब दिखना, सीम, अपीयर, लुक, तीनों एक ही तरीके के वर्ब्स हैं। सीम मतलब प्रतीत होना होता है, वैसे प्रतीत होना या दिखना। जैसे कि ही सीम्स कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहा है। कई बार देख रहे हैं ना, इट सीम्स यानी प्रतीत हो रहा है, इट प्रतीत हो रहा है। अपीयर भी वही, ही अपीयर्स। चलो सेंटेंस लें। ओके, लेट्स सी द सेंटेंस। इनमें से एक आध वर्ब्स के हम सेंटेंस लेते हैं। ही फेल्ट श्योरली ऑफ विनिंग द गेम, उसको श्योरली मतलब पक्के से महसूस हुआ कि वो गेम जीत जाएगा। उसको पक्के से महसूस हुआ कि वो गेम जीत, चेक करो फेल्ट इसमें है क्या? ये रहा, फील की सेकंड फॉर्म है। फॉर्म तो कोई सी भी आ सकती है, वर्ब तो है ना भाई। हम कोई वर्ब के हिसाब से रूल पढ़ रहे हैं तो उस वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, 5 में से कोई भी फॉर्म लगे सबके साथ वही रूल है। तो फील की सेकंड फॉर्म है ये, और थर्ड फॉर्म ये देखा जाए तो, पर इस जगह पे ये सेकंड फॉर्म है, फील, फेल्ट, फेल्ट। ठीक है, तो फील अगर क्या है? इंटेंसिव वर्ब है, तो इंटेंसिव वर्ब के बाद क्या क्या आ सकता है? कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब। कॉम्प्लीमेंट का काम नाउन और एडजेक्टिव करते हैं। क्या क्या आ सकता है? कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब। तो आप चेक करके बताओ कि ये श्योरली क्या है? उसको पक्के से महसूस हुआ कि वो गेम जीत जाएगा, एडजेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब, तो कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब में से ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो ही की उपाधि होगी। तो श्योरली क्या ही की उपाधि है? उपाधि समझते हो, उसको किसी चीज से कंपेयर करना, जैसे ही इज ए डॉक्टर, तो डॉक्टर ही की उपाधि हो गई। क्या है ये? एडवर्ब। टाइम, प्लेस, मैनर की जानकारी देने वाला एडवर्ब होता है, जो समय की जानकारी दे, जो जगह की जानकारी दे, जो एक्शन के होने की मैनर की जानकारी दे। तो उसको महसूस हो रहा है, पक्के से महसूस हो रहा है। तो पक्के से मैनर की जानकारी है या नहीं है? और आपको एक बार पहले भी बताया था, एल वाई लगने वाले वर्ब्स जनरली एडवर्ब्स होते हैं। एल वाई लगने वाले वर्ब्स क्या होते हैं? जनरली एडवर्ब्स होते हैं। अब लेकिन इस सेंटेंस में है गलती, बताओ क्या गलती है? सेकंड सेंटेंस पढ़ो, सारे बता देते हैं एक बार, सारे सेंटेंस रीड आउट कर लेते हैं फिर निकालते हैं। मैंगोस टेस्ट स्वीटली, मतलब, मतलब बताओ एक बार मुझे, मतलब क्या सेंटेंस का? मैंगोस जो टेस्ट करते हैं, मतलब मैंगोस का जो टेस्ट आता है वो कैसा आता है? मीठा आता है। सो टेस्ट उस 30 वर्ब्स की लिस्ट में दिखाई दे रहा है आपको? तो ये इंटेंसिव वर्ब है। इसके बाद क्या क्या चीजें आ सकती हैं? ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं, क्या क्या आ सकती हैं? कॉम्प्लीमेंट स्वीटली है नहीं, ऑब्वियसली ये क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, तो ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट, ये एडवर्ब है। अब ऊपर अपन एक रूल नहीं पढ़ा एक्चुअली, रूल पढ़ो। ये इंटेंसिव वर्ब जब हमने स्टार्ट किया तो हमने क्या पढ़ा कि इंटेंसिव वर्ब के बाद क्या क्या वर्ब आ सकती हैं, क्या क्या चीजें आ सकती हैं? बोलो, इंटेंसिव वर्ब के बाद क्या क्या चीजें आ सकती हैं? कॉम्प्लीमेंट या मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। हाँ, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमने जब इंटेंसिव वर्ब स्टार्ट किया लास्ट पिछली वाली लिस्ट पे, तो हमने इंटेंसिव वर्ब की क्या डेफिनेशन पढ़ी? इंटेंसिव वर्ब क्या होती है? जिनके बाद क्या क्या आ सकता है? एडवर्ब। ये इंटेंसिव वर्ब की डेफिनेशन है, लेकिन वो डेफिनेशन केवल बी वर्ब के लिए है। उस लिस्ट पे के उस वाली स्क्रीन पे अपन ने केवल बी वर्ब को डिस्कस किया। अब जो बची हुई वर्ब्स हैं, बी वर्ब तो मेन वर्ब है इंटेंसिव वर्ब की लिस्ट में, उसके बाद एडवर्ब भी नहीं आ सकता। क्या आएगा? चेक करो, कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। लेकिन यहाँ पे एडवर्ब आ रहा है, एल वाई लेने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं जनरली।
तो अभी जब तक एडवर्ब पूरा पढ़ ना ले तब तक तो एलवाई वाले सारे एडवर्ब ही मानो एलवाई वाले, क्योंकि उसको पता करने के लिए भी कौन से बच जाते हैं वो तो एडवर्ब चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ना। अभी के लिए तो ये मानो कि एलवाई वाले शब्द क्या होते हैं, एडवर्ब। तो इनके बाद एडवर्ब आ सकता है क्या? इसके बाद क्या आता है? हमेशा और हमेशा कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का काम कौन कौन करता है? नाउन या एडजेक्टिव। तो एलवाई हटा के इनको एडजेक्टिव बता दो, अब ये सेंटेंस करेक्ट। ही फेल्ट श्योर ऑफ विनिंग द गेम, मैंगोस टेस्ट स्वीट, ना कि स्वीटली। हाँ, वो पढ़ने में अटपटा सा लग रहा था, बट स्ट्रक्चर वाइज उसमें क्या डिफरेंस है? मैंगोस टेस्ट। तो एक तरीके से ये सारी वर्ब्स हैं, इनके बाद कभी भी एलवाई वाला वर्ड नहीं आ सकता, ना एडवर्ब नहीं आ सकता। क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट आएगा। और कॉम्प्लीमेंट का काम कौन कौन करता है? नाउन या एड। तो इन केस एडवर्ब आ जाए तो एलवाई हटा देना। याद रखना, एडजेक्टिव क्या एलवाई लगने से वो एडवर्ब बन जाता है, और एलवाई हटाने से वो वापस एडजेक्टिव बन जाता है। समझ गए? ठीक है, अब अगला बताओ। देखें, रोजेस स्मेल स्वीटली, सेम टू सेम। आप चेक करो, स्मेल उस लिस्ट में है, तो उसके बाद केवल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का काम नाउन और एडजेक्टिव। तो एडवर्ब क्या कर रहा है वहां पे? एडवर्ब कुछ एडवर्ब रहेगा नहीं, तो क्या कर दूंगा मैं? मैंगो रोसेस स्मेल स्वीट। ठीक है, नेक्स्ट। ही बिकेम ए डॉक्टर, ये बताओ इसमें कोई गलती है? इसमें कोई गलती नहीं है। रूल चेक करो, बिकम उसमें है क्या? है। तो इसके बाद क्या आ सकता है? कॉम्प्लीमेंट का काम, तो डॉक्टर नाउन है ना, तो इसमें कोई गलती नहीं। एडवर्ब नहीं आ सकता, एलवाई वाला शब्द नहीं आ सकता, बाकी तो नाउन और एडजेक्टिव तो आ सकता है। देखो ऊपर वाली लिस्ट में एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, मतलब एलवाई हटा दूं तो, एलवाई हटा दूं तो क्या आ रहे हैं बेटा? एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, सही कर दूंगा। और नीचे वाली लिस्ट में नाउन आ रहा है। ये दोनों ही चीजें आ सकती है उन 30 वर्ब्स के बाद। तो आप तो शॉर्ट रूल याद करो, इन 30 वर्ब्स के बाद दो ही चीजें आ सकती है, नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, एडवर्ब नहीं आ सकता। ठीक है, अब बिकम वर्ब की तरह ही एक वर्ब दिखाई दिया आपने, किसी ने उसका मीनिंग नहीं पूछा मुझसे। टर्न, बदलना। तो अगर मैं ही बिकेम ए डॉक्टर को ही टर्न्ड ए डॉक्टर कर दूं, ही बिकेम ए डॉक्टर तो ऑब्वियसली करेक्ट सेंटेंस है, इसमें तो कोई कमी होगी नहीं। ही टर्न्ड ए डॉक्टर करेक्ट है क्या? ही टर्न मतलब वो बदल गया, वो डॉक्टर में तब्दील हो गया। पहले वो डॉक्टर नहीं था, और वो टर्न होके क्या हो गया? डॉक्टर हो गया, चेंज हो गया। पहले वो नॉन डॉक्टर था, मतलब पहले पढ़ाई कर रहा था, वो डॉक्टर हो गया। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग तो सेट हो रहा है, बट रूल्स के अकॉर्डिंग टर्न वर्ब के कुछ स्पेशल रूल है जो इस गैप में आने वाले हैं। बताएं। पहली चीज, टर्न वर्ब कभी भी पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं होता, हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो डॉक्टर होना तो अच्छी बात है ना, तो टर्न वर्ब नहीं आएगा, बिकम वर्ब भी आएगा यहाँ तो। अब नेगेटिव सेंस, जैसे वो आतंकवादी बन गया, वो देशद्रोही बन गया, ऐसे नेगेटिव सेंस के एडजेक्टिव्स या कॉम्प्लीमेंट्स अपन यूज करेंगे, तब टर्न वर्ब लगाएंगे। तब क्या लगाएंगे? टर्न। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, टर्न वर्ब के बाद आर्टिकल नहीं आता। टर्न वर्ब के बाद आर्टिकल नहीं आता। अब करेक्ट करो सेंटेंस को, ही टर्न्ड ए डॉक्टर को करेक्ट करो। पहली ये तो करेक्ट है, ये रॉन्ग है। बोलो, टर्न वर्ब का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंस में करेंगे, तो डॉक्टर की जगह कोई नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव यूज कॉम्प्लीमेंट यूज कर लिया मैंने। ही टर्न्ड ए ट्रेटर। ट्रेटर क्या होता है? टेररिस्ट अलग है, ट्रेटर अलग है। नॉन टेररिस्ट भी ट्रेटर हो सकता है, सोचो। चोर और कुछ नेगेटिव सेंस के याद कर लो, क्या क्या हो सकते हैं फिर। अभी मैंने बताया था पहले, अभी मैंने बताया था पहले। देशद्रोही, ट्रेटर क्या होता है? देश से गद्दारी करने वाला। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंस का है, तो टर्न वर्ब के बाद नेगेटिव सेंस का आ सकता है ना। वेल एंड गुड, लेकिन रूल नंबर 2 सेकंड तोड़ रहा है ये, कि ये भी गलत हो जाएगा। टर्न वर्ब के बाद में आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, तो करेक्ट सेंटेंस विल बी ही टर्न्ड ट्रेटर। ठीक है, ही टर्न्ड ट्रेटर। तो बताओ, इंटेंसिव वर्ब के सारे रूल्स क्लियर हैं क्या? सो कल हमारा इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव आएगा, वो हम कल सीखेंगे। अगेन इसमें से देख लो, लिस्ट में से कोई वर्ब अभी भी नहीं समझ में आ रहा हो या कोई रूल नहीं समझ में आ रहा हो, सारी चीज अपन रिवाइज करें इंटेंसिव वर्ब की फटाफट से, क्योंकि यही चीज होगी जो अब तक की सबसे मुश्किल चीज लगी होगी आज की क्लास में। इंटेंसिव वर्ब एक ऐसी वर्ब है जिसमें के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो ऑब्जेक्ट नहीं आता तो दो चीजें बचती हैं, कॉम्प्लीमेंट या। अब वो कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब भी केवल बी वर्ब के लिए अलाउड है, बाकी इंटेंसिव वर्ब के लिए तो एडवर्ब भी अलाउड नहीं है, केवल और केवल क्या अलाउड है? कॉम्प्लीमेंट। केवल और केवल क्या अलाउड है? कॉम्प्लीमेंट। तो बी वर्ब में तो कोई एरर बनेगी नहीं। बी वर्ब में क्या एरर बनेगी कि दोनों चीज अलाउड है, कॉम्प्लीमेंट भी अलाउड है, एडवर्ब।
एरर बनेगी इन 30 वर्ब्स में, क्योंकि इसके बाद एडवर्ब अलाउड नहीं है। तो आपको जानबूझ के वो क्या रखेगा, एडवर्ब रखेगा और आपसे कहेगा इसको सही करो। आप कुछ मत करना, ly हटा देना, तो एडवर्ब से एडजेक्टिव बन जाएगा और एडजेक्टिव का काम, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। डन। एक इन पूरी 30 वर्ब्स में से टर्न वर्ब स्पेशल वर्ब है, जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स डिफाइन किए गए हैं, बाकियों के लिए ऐसे कुछ स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, बस आपको इंटेंसिव वर्ब की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको सही रखना है। टर्न वर्ब के क्या रूल्स हैं कि टर्न वर्ब भी, पहली चीज तो टर्न वर्ब के बाद भी कॉम्प्लीमेंट ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, तो टर्न वर्ब के बाद भी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ट्रेटर, ठीक है। दूसरी चीज, ये टर्न वर्ब के बाद जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो नेगेटिव सेंस का होना चाहिए, पॉजिटिव सेंस का नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, टर्न वर्ब के बाद में आर्टिकल नहीं आ सकता। क्लियर है? ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। तो इंजीनियर से डॉक्टर होना तो पॉजिटिव सेंस का ही काम हो ना, नेगेटिव सेंस का तो काम नहीं हुआ ना भाई। कोई इसको गलत बात तो नहीं कह सकता ना कि कोई इंजीनियर से डॉक्टर बन गया। ये टर्न तो केवल और केवल, टर्न तो केवल और केवल नेगेटिव सेंस के लिए आएगा, केवल और केवल। और बिकम वर्ब किसी के लिए भी आ सकता है, बिकम वर्ब के कोई रूल्स नहीं है। बिकम वर्ब भी ट्रेटर के लिए आ सकता है, बिकम के तो कोई रूल्स ही नहीं है। मैं रूल्स बता रहा हूं टर्न के। तो जहां पे टर्न सेट होता है वहां पे टर्न आएगा, जहां पे टर्न सेट नहीं हो पा रहा है वहां पे हर जगह बिकम आएगा, बिकम के कोई रूल्स नहीं है। अब टर्न वर्ब के रूल्स क्या हैं, गलत चीज में चेंज हो जाना। तो इंजीनियर से डॉक्टर में बदलना हाँ, तो इंजीनियर से टेक्नीशियन भी गलत चीज थोड़ी ना है। अब अपग्रेड डाउनग्रेड मत सोचो कि उसकी सैलरी कम हो गई, गलत चीज, मतलब गलत तरीके का आदमी हो जाए, ये है। तो टेक्नीशियन होना कोई गलत तरीके का आदमी थोड़ा है, तो नेगेटिव सेंस नहीं है यहाँ पे, बिकम ही आएगा। हाँ, ये हो सकता है बैड डॉक्टर, आप यहाँ पे अब उसको उसको गलत उपाधि दे रहे हो, तो ए मत लगा। हाँ, टर्न्स भी नहीं आएगा, टर्न्ड आएगा, वो बन गया ही टर्न्ड बैड डॉक्टर, ये हो सकता है। ही टर्न्ड बैगर भी चलेगा, क्योंकि बैगर होना भी गलत उपाधि मानी जाएगी। ठीक है, अब आप पकड़ लिया ना, समझ गए ना, क्लियर है? चलो जाओ, कल ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के लिए रेडी रहना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय। अब बेटा नोट्स